एक ऐसी स्थिति की कल्पना करते हैं जहां अम, 1960 का दशक चल रहा है। एक ऐसा राज्य जिसके आसपास दूर दूर तक कोई समुद्र नहीं है। बिल्कुल। और अपना कोई कच्चा तेल भी नहीं निकलता वहां। हाँ वही ना। पर वहां हजारों किलोमीटर दूर मलेशिया और असम से कच्चा तेल लाया जा रहा है। और तो और उस रिफाइनरी को बनाने में सीधे तौर पर सोवियत संघ मदद कर रहा है। ये सुनने में किसी कहानी जैसा लगता है, पर असल में ये बिहार के औद्योगिक इतिहास का एक आकर्षक सच है। सही कहा मैम। तो चलिए शुरू करते हैं शिक्षा स्टोर का एक धमाकेदार सेशन। आज की इस गहन चर्चा में हम इस राज्य के प्रमुख उद्योगों और उनके पीछे के भूगोल को समझेंगे। हमारा उद्देश्य बस ये जानना नहीं है कि क्या कहाँ बनता है, बल्कि ये समझना है कि आखिर वही क्यों बनता है। एकदम सही सर, क्योंकि किसी भी जगह का उद्योग हवा में नहीं बनता। पहाड़, नदियां और यहाँ तक कि पुरानी ऐतिहासिक घटनाएं ये तय करती हैं कि जमीन पर कौन सी फैक्ट्री लगेगी। तो बुनियाद से शुरुआत करते हैं। भारी उद्योग। सीमेंट उद्योग का नाम सबसे पहले सामने आता है। आंकड़े बताते हैं कि सीमेंट मुख्य रूप से कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद में बनता है। और इसका भौगोलिक कारण बहुत सीधा सा है, चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन। बिना चूना पत्थर के सीमेंट बन ही नहीं सकता। अरे हाँ, विंध्या श्रेणी के पहाड़ है ना इन जिलों में। एग्जैक्टली। चूना पत्थर निकालकर उसे भारी तापमान पर गर्म करना और जिप्सम मिलाना, ये एक भारी प्रक्रिया है। इसलिए कारखाने पहाड़ों और खदानों के ठीक बगल में लगते हैं, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बचाने के लिए। समझ गया। अच्छा, इसके समानांतर रसायन या केमिकल उद्योग भी तो चल रहा था। रोहतास और बरौनी का नाम आता है यहाँ। हाँ, बरौनी का उर्वरक या फर्टिलाइजर कारखाना पूरे देश में प्रसिद्ध रहा है। किसानों को खाद की भारी जरूरत होती थी और बरौनी ने उस मांग को पूरा किया। रुके, मुझे ये बरौनी वाला औद्योगिक तंत्र ठीक से समझने दीजिए। बेगूसराय जिले का ये इलाका एक विशाल हब है जहां पेट्रोलियम रिफाइनरी भी है। 1964 में लगाई गई थी। पर मैम, यहाँ एक उलझन है। जी पूछे, क्या उलझन है? बिहार जमीन से घिरा है, समुद्र तो है नहीं। तो मलेशिया से तेल बंदरगाह पर आने के बाद हजारों किलोमीटर दूर वहां लाया कैसे गया? ट्रेन से धोया जाता था क्या इतना भारी तेल उस जमाने में? ये एक बेहतरीन सवाल है। तेल ट्रेन से नहीं, बल्कि एक विशाल पाइपलाइन नेटवर्क से लाया जाता था। हल्दिया बंदरगाह और आसाम से बरौनी तक जमीन के नीचे पाइपलाइंस बिछाई गई थीं। वाओ, जमीन के नीचे स्टील की एक धमानी। 1960 के दशक में ये एक आकर्षक इंजीनियरिंग चमत्कार ही था। बिल्कुल। और ये तंत्र अकेला नहीं था सर। रिफाइनरी और केमिकल कारखानों को लगातार बिजली चाहिए थी। इसलिए 2 साल पहले 1962 में वहां बरौनी थर्मल पावर स्टेशन स्थापित किया गया। ये भी सोवियत संघ की मदद से बना था। अच्छा, मतलब एक ही शहर में कोयला जलाकर बिजली बनती है, वही बिजली रिफाइनरी चलाती है, और रिफाइनरी के सहायक उत्पाद केमिकल इंडस्ट्री को कच्चा माल देते हैं। सही पकड़ा आपने। एक मशीन का धुआं या कचरा दूसरी मशीन का भोजन बन जाता है। ये भारी उद्योगों का विशाल आपस में जुड़ा हुआ इकोसिस्टम है। बेहतरीन। अब थोड़ा आधुनिक काल से पीछे इतिहास की तरफ मुड़ते हैं। कृषि आधारित उद्योग, मुख्य रूप से चीनी उद्योग। चीनी उद्योग का इतिहास बेहद गहरा और थोड़ा हैरानकुन है। 1840 में सबसे पहले पश्चिमी चंपारण के बेटिया में डचों यानी डच लोगों ने पहला कारखाना खोला था। 1840 यानी औद्योगिक क्रांति के शुरुआती दौर में। हाँ। फिर 1904 में अंग्रेजों ने सारण जिले के मरहोरा में कारखाना लगाया। वहां की अलोवियल मिट्टी और जलवायु गन्ने के लिए बिल्कुल अनुकूल थी। पर मैम, आंकड़े बताते हैं कि राज्य की कुल 28 चीनी मिल्स में से आज सिर्फ 11 संचालित हैं, बाकी 17 बंद पड़ी हैं। ऐसा क्यों? जब मिट्टी वही है, नदियां वही हैं, तो ये साम्राज्य धा क्यों गया? इसका जवाब समय के साथ तकनीक को ना बदल पाने में है सर। ज्यादातर मिल्स पुरानी और धीमी मशीनों पर ही अटकी रहीं, जब दूसरे राज्यों ने को-जनरेशन शुरू कर दिया। को-जनरेशन मतलब गन्ने की खोई जलाकर बिजली बनाना? हाँ, और उस बिजली को आगे बेचना। यहाँ की मिल्स वैसा तकनीकी विकास नहीं कर पाईं, तो उत्पादन खर्चा बढ़ गया और मुनाफा खत्म हो गया। तो सस्ता कच्चा माल होने के बावजूद तकनीक के अभाव में उद्योग मर गया। निराशाजनक है, पर अर्थशास्त्र का एक कटु सत्य है। वैसे आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स को याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आप सभी को ये लेसन पसंद आ रहा है तो शिक्षा स्टोर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिल्कुल, आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही जानकारी लाने के लिए प्रेरित करता है। चलिए अब उन उद्योगों पर चलते हैं जो रोजमर्रा की जरूरत है। कागज, लकड़ी और चमड़ा।
समस्तीपुर और रोहतास में मुख्य रूप से कागज और लुगदी उद्योग हैं। और हाजीपुर में प्लाईवुड और दवा यानी मेडिसिन उद्योग का केंद्र है ना? पटना में भी दवा कारखाने हैं। सही, लेकिन इन सब में सबसे चौंकाने वाला नाम औरंगाबाद का उभरता है। अभी हमने प्रारंभ में वहां भारी सीमेंट उद्योग की बात की थी, लेकिन उसी औरंगाबाद के ओबरा और दौदनगर कालीन यानी कारपेट और चमड़ा उद्योग के छिपे हुए केंद्र हैं। ये तो सच में हैरानी की बात है। एक तरफ पहाड़ तोड़कर सीमेंट बन रहा है और दूसरी तरफ लोग बारीकी से कालीन बुन रहे हैं। एक ही जिले में इतने अलग उद्योग कैसे पनप सकते हैं? इसे परंपरा और भूगोल का संगम कहते हैं। सीमेंट उद्योग भूगोल के कारण है क्योंकि वहां पत्थर है, लेकिन कालीन बुनना सदियों पुरानी हस्तशिल्प कला है, इसलिए दोनों उद्योग एक हुई जिले में साथ साथ जिंदा हैं। क्या बात है। अब इस शिल्प से थोड़ा आगे बढ़कर निर्माण की विशाल तस्वीर पर आते हैं। शीशा और रेलवे उद्योग। शीशा यानी ग्लास बनाने के लिए बालू और सिलिका चाहिए। जी, और इसके प्रमुख स्थल मुंगेर, भागलपुर और पटना हैं। चूंकि ये सभी जिले गंगा नदी के किनारे बसे हैं, तो बालू आसानी से कारखाने की बुनियाद बन जाती है। बालू को पिघलाकर शीशा बनाना समझ आता है, लेकिन मुझे अगली आपूर्ति श्रृंखला यानी रेलवे निर्माण से सख्त ऐतराज और उलझने में। अरे ऐसी क्या बात हो गई सर इसमें? पुट खर्चा बेवजह क्यों बढ़ाना? सतह पर यह अजीब जरूर लगता है, पर आधुनिक औद्योगिक अर्थशास्त्र में इसे विकेंद्रीकरण कहा जाता है। अगर एक ही शहर में पूरा रेलवे प्लांट लगा दिया तो वहां की बिजली, जमीन और सड़कों पर भारी दबाव आएगा, शहर बैठ जाएगा। अच्छा, मतलब रिस्क बांटने के लिए अलग अलग जगह फैक्ट्री लगाई गई? बिल्कुल। किसी एक जगह आग लग जाए या परेशानी आए तो पूरा उद्योग ठप नहीं होगा, और इससे अलग अलग जिलों में रोजगार पनपने लगता है। आर्थिक संतुलन के लिए ये बहुत जरूरी कदम है। तो ये एक विशाल पजल जैसा है जहां अलग अलग जिलों से पार्ट्स आते हैं और पूरा राज्य मिलकर एक ट्रेन असेंबली लाइन चला रहा है। समझ गया। अब बिल्कुल इसके उल्टे निजी और पारंपरिक उद्योगों की तरफ देखते हैं। सिंदूर, सूती कपड़े और रेशम। सिंदूर जैसा अत्यंत पारंपरिक उत्पाद मुख्य रूप से लखीसराय में केंद्रित है, और वही सूती कपड़े का निर्माण कई जिलों में फैला है: गया, पटना, औरंगाबाद, भागलपुर और पूर्णिया। कपड़ा बुनियादी जरूरत है तो धागा आसानी से मिलने पर कारखाने लग जाते हैं। पर इन सब में भागलपुर का नाम सबसे तेज चमकता है। इसे सिल्क सिटी कहा जाता है ना? हाँ, खासतौर पर तुसर और मलबेरी रेशम के लिए। हालांकि रेशम का धागा कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज में भी बनता है, पर भागलपुर इसका सिरमौर है। और सर, यहाँ एक ध्यान देने लायक पैटर्न है। कैसा पैटर्न? भागलपुर में बालू के कारण शीशा उद्योग है, सूती कपड़ा भी वहाँ है, जूते भी वहाँ बनता है, और रेशम तो वहाँ की पहचान है ही। सच में भागलपुर एक मल्टी इंडस्ट्री हब बन गया है। ये कैसे संभव हुआ? नदी और इतिहास। गंगा नदी होने से पुराने जमाने में व्यापार आसान हुआ, और रेशम के कुकून्स उबालकर धागा निकालने की बारीक शिल्पकला यहाँ सदियों से चली आ रही है। नरम जलवायु ने इस जगह को एक विशाल संगम बना दिया। सही कहा। भूगोल सच में तकदीर लिखता है। और यही हमारी आखिरी कड़ी पर हमें ले जाता है। नकदी फसलें यानी कैश क्रॉप्स। चाय, जूट और मखाना उद्योग। चाय उत्पादन में किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया आगे हैं। जूट उद्योग भी पूर्णिया, कटिहार, अररिया और भागलपुर में है, और मखाना उद्योग दरभंगा, कटिहार और पूर्णिया में स्थित है। देखिए, इन तीनों फसलों में एक बात समान है। इन्हें भारी बारिश और नमी वाली जलवायु चाहिए। और ये सभी जिले उत्तर पूर्वी यानी नॉर्थ ईस्ट भाग में आते हैं। मखाना मुख्य रूप से रुके हुए पानी के तालाबों में उगता है ना? बिल्कुल। उसके बीज को तलहटी से निकालकर भुना जाता है। और इसके बिल्कुल उलट अगर हम दक्षिणी जिलों को देखें, गया, नवादा, मुंगेर और रोहतास, तो वहां पत्थरों को तोड़ने का क्रशर उद्योग है। हाँ, उधर पहाड़ हैं तो सड़क बनाने की गिट्टी तैयार होगी। साथ ही तंबाकू, बीड़ी और सिगरेट उद्योग वैशाली, समस्तीपुर, मुंगेर और बक्सर में है। तो सोच कर देखिए सर, कितनी विविधता है। एक तरफ उत्तरी पूर्वी हिस्से में नरम मखाना और छाया है, और दूसरी तरफ दक्षिण में बारूद से तोड़े जा रहे विशाल पत्थर। हर क्षेत्र अपनी प्राकृतिक क्षमता का फायदा उठा रहा है। तो मैम, इस पूरी चर्चा से आखिर निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये है
कि राज्य का औद्योगिक परिदृश्य बहुत विविध है। 1960 की सोवियत मदद वाली रिफाइनरी से लेकर 1840 के दाचो वाली चीनी मिल्स तक और मधेपुरा के आधुनिक रेलवे प्लांट तक सब शामिल हैं। यानी चाहे जमीन का लाइमस्टोन हो या नदियां, उद्योग हवा में नहीं बल्कि मिट्टी की फितरत से पैदा होता है। एकदम सही। चर्चा समाप्त करने से पहले एक सोचने लायक मुद्दा छोड़ते हैं। जो 17 ऐतिहासिक चीनी मिल्स बंद पड़ी हैं, उनके पास विशाल और बेहद उपजाऊ जमीन है। अगर वहां आधुनिक एग्रो प्रोसेसिंग उद्योग लगाए जाएं, तो क्या ये राज्य के नए आर्थिक भविष्य की कड़ी बन सकती है? ये एक ऐसा फैक्ट्री फ्लोर है जो किसी नए आविष्कार की राह देख रहा है। सच में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर सबको विचार करना चाहिए। तो यहाँ हमारी आज की चर्चा पूरी होती है। स्टूडेंट्स, आप सभी शिक्षा स्टोर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को जरूर शेयर करें। हाँ, और एक सबसे जरूरी बात, अगर आपको इस वीडियो के हैंड रिटन नोट्स और बोर्ड PDF चाहिए तो आप शिक्षा स्टोर टीम के व्हाट्सएप नंबर 7672883382 पर संपर्क कर सकते हैं। मिलती हैं अगले सेशन में।